हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम आगे को कंटिन्यू करते हैं हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना है जो है आपकी क्वांटम थ्योरी फॉर अ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो देखो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप अपने सिलेबस पे भी देख रहे हैं, आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको दो थ्योरीज पढ़ने को मिलती है। एक होती है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको भी बहुत सिंपली चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। बट उससे पहले क्या है, मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहती हूँ। ओके, तो वो पॉइंट्स क्या है आप ऐसे सुन लीजिए। देखिए, आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो थ्योरीज मिल रही है, क्वांटम और क्लासिकल। ओके, तो आप देखेंगे क्वांटम और क्लासिकल दो सेपरेट थ्योरीज तो है ना, बट ये दोनों थ्योरीज जो है वो बात एक ही पॉइंट पे करती है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपका रमन इफेक्ट। ओके, तो दोनों थ्योरीज अलग अलग है बात ये, लेकिन दोनों थ्योरीज क्या है, सेम ही टॉपिक पे बात करती है जो होता है आपका रमन इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं रमन लाइंस। ओके, अब ये रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन लाइंस क्या है, मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट पे यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे बता चुकी हूँ। क्योंकि रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग, रमन लाइंस जो है, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, यानी कि बहुत ही बेसिक है अगर आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। ओके, तो आपको सारी चीजें इनसे रिलेटेड मिलेगी, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे ही ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये दो थ्योरीज अलग अलग है, बट बात ये एक ही चीज की करती है, यानी कि दोनों का एम एक ही है। ओके, देखो अब एक और चीज, अगर ये दोनों थ्योरीज अलग अलग है यानी कि इसका मतलब ये कि दोनों क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो क्या होता है, जो आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बात करती है आपके पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। वो क्या करती है, आपके मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है और मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको रमन इफेक्ट और रमन लाइंस के बारे में बताती है। ओके, लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या है, आपको रमन लाइन और रमन इफेक्ट के बारे में बताएगी, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट। ये आपको क्या बताती है, ये आपको बोलती है कि आपके मॉलिक्यूल और आपकी जो रेडिएशन है उसमें जो फोटॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच में कोलिजन होता है, और उस कोलिजन की वजह से रमन इफेक्ट और रमन लाइन जनरेट होती है। ये किसका कहना है, क्वांटम थ्योरी का कहना है। ओके, तो आप सिंपली ये समझ गए दोनों का एम अलग है, लेकिन दोनों का क्या है, जो वो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है वो अलग अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी थ्योरी, देखो दोनों आपको सेम ही चीज बता रहे हैं, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, बट कौन सी थ्योरी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, तो मैं आपको क्लासिकल के केस पे भी बता चुकी हूँ कि क्लासिकल थ्योरी को क्या है, इनपरफेक्ट थ्योरी कंसीडर किया जाता है। मतलब क्या है कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, इतनी अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देती है किसके बारे में, रमन इफेक्ट और रमन लाइंस के बारे में। लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी आपको बहुत ईजी लगेगी क्लासिकल के कंपेयर में। साथ ही साथ इसका एक्चुअल रीजन भी ये है कि क्वांटम थ्योरी क्या है, आपको एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है किसके बारे में, रमन लाइंस और रमन इफेक्ट के बारे में। ओके, दूसरी चीज, क्वांटम थ्योरी क्या है, रमन लाइन और रमन इफेक्ट के बारे में तो बताती है, साथ ही साथ जैसे आप तीन टाइप की लाइंस पढ़ते हैं, एक होता है रेलेग लाइन, एक होता है स्टॉक लाइन, एक होता है एंटी स्टॉक लाइन। अब देखिए ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर पे, जैसे मैंने पहले भी बोला, जितना सफिशिएंट होगा मैं यहाँ भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये तीन लाइन जो आप पढ़ते हैं इनकी इंटेंसिटी के बारे में भी आपको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ओके, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करनी है। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बेसिक चीज आप अपने माइंड पे रखिएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं अब अपनी क्वांटम थ्योरी फॉर अ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको थोड़ा थ्योरी लेके चलती हूँ, देन मैं आगे को आपको बताऊंगी। ओके, तो ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है जो आपका रमन इफेक्ट है, जो आपका रमन इफेक्ट बोलो, रमन लाइंस बोलो, इज इजिली अंडरस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रमन इफेक्ट और रमन लाइंस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो। ओके, ये बोल रहा है दिस थ्योरी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ रमन लाइन। जैसे मैंने आपको बोला, आपको तीन टाइप की लाइंस मिलती है, एक होता है रेलिक लाइन, एक होता है स्टॉक लाइन, एक होता है एंटी स्टॉक लाइन। ओके, तो इन तीनों लाइंस में क्या होता है, ये आपको स्पेक्ट्रा में तीन लाइंस देखने को मिलती है, तो इन तीनों लाइंस में से कौन सी लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कौन सी लाइन की इंटेंसिटी कम होगी, इसको भी अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ ये सिलेक्शन रूल को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ओके,
लेकिन ये लिखा है वेयर इज द क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाया था। इसने भी आपको रमन इफेक्ट, रमन लाइंस के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, जैसे आप भी कंफ्यूज हुए होंगे, और थोड़ा इतना बढ़िया नहीं था जितना क्वांटम थ्योरी। ओके, अब देखो क्वांटम थ्योरी बहुत सिंपल है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ करा देती हूँ, ठीक है। तो देखो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वांटम थ्योरी के क्या आपको बताती है, ठीक है। तो देखो आपको पता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा बोलती है कि जैसे आपके पास क्या, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप क्या लेते हैं, एक सैंपल मॉलिक्यूल, और इस सैंपल मॉलिक्यूल को एक रेडिएशन के थ्रू क्या कराते हैं, इरेडिएट कराते हैं। और वो रेडिएशन कौन सी होती है, वो रेडिएशन होती है आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट और होती है आपकी लेजर बीम। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे बता चुकी हूँ। फिर मैंने क्या बोला था, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टाइप की एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये क्या बोलती है, जैसे आप क्या सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही तो करते हैं ना, आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल को रेडिएशन प्रोवाइड कराते हैं। तो कभी कभार कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है, रेडिएशन आपका मॉलिक्यूल टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका मॉलिक्यूल रेडिएशन को क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, निकाल देता है। ओके, तो रमन के केस पे आप देखेंगे यहाँ पर को क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप अपने मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन को प्रोवाइड कराते हैं, रेडिएशन को डालते हैं, आपका मॉलिक्यूल ये रेडिएशन को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर स्कैटर्ड कर देता है। ओके, तो ये तो बात रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने की थी। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है, बोला था कि देखो सपोज आप जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो रेडिएशन आपके मॉलिक्यूल में इरेडिएट हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सपोज मैं बोलूं इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। ओके, और जो रेडिएशन आपका मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद पहले इससे पास हुई, इससे पास होने के बाद जो रेडिएशन आपकी बाहर स्कैटर्ड हुई, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या फिर डिफर है, डिफर है तो एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। तो इनके बेसिस पे, इन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, इन लाइंस की, इंसिडेंट लाइन और स्कैटर्ड लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बेसिस पे आपको तीन लाइंस देखने को मिलती है, जो होती है आपकी, एक होती है रेलेग लाइन, एक होती है आपकी स्टॉक लाइन, एक होती है आपकी एंटी स्टॉक लाइन। ओके, तो अगर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं तो ये भी सुन लीजिए। देखो रेलेग लाइन कब बनती है, जब आप बोलेंगे, देखो ये लाइंस आपको कहाँ मिलेगी, जब आप रमन स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो आपको ये लाइंस मिलती है, एक होता है रेलेग, एक होता है स्टॉक, एक होता है एंटी स्टॉक। ओके, तो रेलेग लाइन कब बनती है वो भी मैं आपको बता दूं, देन हम लोग क्वांटम थ्योरी पे बढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये जानना जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ये होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बोलती है कि सपोज आपकी जो इंसिडेंट रे है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। ओके, और जो रेडिएशन आपके बाहर निकली है, स्कैटर्ड हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, यानी कि इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी थी बाद में भी वही फ्रीक्वेंसी है। इस केस में देखोगे फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया। इट मींस यहाँ पर को क्या बोलेंगे, इसकी वजह से, इस टाइप के स्कैटरिंग की वजह से जो आपको लाइन दिखेगी, इस लाइन को बोलते हैं रेलेग लाइन। ओके, अगली चीज, अगर मैं बोलूं कि आपकी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे है, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और जो रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड हुई हुई जो रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू से कम है, यानी कि इनिशियली न्यू है, बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपकी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसे न्यू एस कर दूं, न्यू स्कैटर्ड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी से कम है। तो उस केस में आपको मिलेगा, इस वजह से इस टाइप की जो स्कैटरिंग हुई, समझ में आ रहा है ना, आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, लेकिन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू एस है। और अगर आप चेक करेंगे न्यू एस की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी कम है कंपेयर टू न्यू। इस केस में जो स्कैटरिंग होगी, इसकी वजह से जो लाइन बनेगी, इससे आप बोलते हैं स्टॉक लाइन। ओके, और तीसरी होती है एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक क्या बोलती है, सपोज आपकी रेडिएशन, जो इंसिडेंट रे है, इसकी रेडिएशन है न्यू, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसकी रेडिएशन क्या है, न्यू एस, यानी कि स्कैटर्ड रे की रेडिएशन न्यू एस है। ओके, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम है, तो अगर आपको मिलेगी जो स्कैटर्ड रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है कंपेयर टू इंसिडेंट रे, यानी कि आपने जो रेडिएशन इंसिडेंट कराई थी उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है, लेकिन जो मॉलिक्यूल ने बाहर स्कैटर्ड कर रखी है वो रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उस केस में इस टाइप की स्कैटरिंग, ये भी तो स्कैटरिंग हुई। स्कैटरिंग तो समझते हैं ना, स्कैटरिंग क्या होता है, अगर आपने किसी मॉलिक्यूल में क्या किया, मॉलिक्यूल क्या, आप अपने फिजिक्स वगैरह में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे क्या करते हैं, आप एक व्हाइट लाइट डालते हैं, लेकिन व्हाइट लाइट क्या है, इस प्रिज्म से पास होकर 7 कलर्स पे टूट जाती है, तो इस फिनोमिना को तो कहते हैं स्कैटरिंग। तो यहाँ भी तो सेम हो रहा है कि आप एक मॉलिक्यूल में एक रेडिएशन डाल रहे हैं, बट ये रेडिएशन पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जा रही है, तो यहाँ पर को क्या हुआ, फिनोमिना क्या है, स्कैटरिंग का। तो मैंने क्या बोला, अगर ये तीन टाइप की आपको क्या है फिनोमिना देखने को मिला, यानी कि तीन टाइप की वेरिएशन आई किसमें, फ्रीक्वेंसी में,
तो उस वजह से आपको स्पेक्ट्रा में 3 टाइप की लाइन दिखती है, एक होता है रेलेग लाइन, एक होता है स्टॉक लाइन, एक होता है एंटी स्टॉक लाइन। ये सारी बात की थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, ओके। बट हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये रमन लाइंस और ये जो आप रमन, ये जो पूरा इफेक्ट है इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये जो 3 लाइंस बनी, इनमें से क्या है, ये स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन को बोलते हैं रमन लाइंस, ओके। तो हमने ये नहीं देखना है कि ये लाइंस कैसे बनी, हमने मतलब ये लाइंस वगैरह क्या है, हमने ये नहीं देखना है। हमने ये बोलना है कि ये रमन लाइंस जो होती है वो जनरेट कैसे हुई, कैसे रमन लाइंस आई, ओके। तो क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी दोनों रमन लाइंस पे बात करती है, दोनों इसी इफेक्ट पे बात करती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग फॉलो करती है। तो मैं आपको बताती हूँ क्वांटम थ्योरी क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। तो देखो एक बार क्लासिकल भी बता दो। क्लासिकल थ्योरी आपको ये बोलती है कि जैसे आप यहाँ पर रेडिएशन डाल रहे हैं, यहाँ पे जो देखो ना, आपका रेडिएशन आपने डाला, रेडिएशन निकली, आपके पास एक ही सोर्स तो है जहां गड़बड़ हुई होगी, गड़बड़ हुई है तभी तो आपकी वाइब्रेट जो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी देखो इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी तो न्यू ही है, ओके। लेकिन जो स्कैटर्ड हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज वरी हो रही है, कभी न्यू है, कभी न्यू से ज्यादा है, कभी न्यू से कम है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल में ही कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से आपको अलग अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ओके। तो क्लासिकल थ्योरी तो बोलती है कि यहाँ पर को पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्लासिकल थ्योरी मैंने क्लासिकल वाले लेक्चर्स में बता दी। क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि आप जो ये रेडिएशन यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो रेडिएशन, ये जो लाइट है इसके एनर्जी की बात हम करें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू कह सकते हैं। यानी कि इस रेडिएशन में क्या होगा, फोटोन्स तो प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप जो रेडिएशन यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें जो फोटोन्स हैं और आपका जो ये मॉलिक्यूल्स है इसमें छोटे छोटे एटम्स भी तो होंगे, पूरा मॉलिक्यूल है इसमें छोटे छोटे एटम्स भी होंगे। तो ये फोटॉन्स और इन एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल में जो एटम्स है इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन पता है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर टकराएंगे। और आपको पता है कोलिजन भी दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, मैं भी आपको आगे बताऊंगी। बट एक कोलिजन की वजह से होता क्या, आप सुनिए। अगर आप देखो जैसे आपको गैसियस सिस्टम ही दिया जाए, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक गैस का कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है, ओके। तो आपको पता है ये गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है। बट अगर एक गैसियस मॉलिक्यूल दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल से क्या होगा, टकराएगा, तो क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी चेंज होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल ले सकता है। मतलब क्या होगा, देखो सपोज क्या है, दो गैस मॉलिक्यूल है, अभी इनके पास अपनी अपनी एनर्जी है। तो जैसे ही एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, मे बी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाए, मे बी एक की घट जाए, मे बी दोनों की अभी भी इक्वल है। मतलब अलग अलग कोलिजन होने की वजह से अलग अलग टाइप के चेंज आ सकते हैं कि मे बी कोलिजन के बाद इन दोनों की एनर्जी क्या है, वापस से सेम रहे। पहले मॉलिक्यूल ऐसे थे, इनकी अपनी अपनी एनर्जी थी, इन्होंने कोलाइड किया, फिर भी कोलिजन के बाद भी इनकी एनर्जी क्या है, जैसी थी पहले थी उतनी ही है, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों ने कोलाइड तो किया, कोलिजन के बाद क्या है, इन दोनों की एनर्जी वरी होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर को भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपका जो रेडिएशन में जो फोटोन्स है और आपके जो मॉलिक्यूल्स में एटम है, अगर इनके बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, मे बी इन दोनों का कोलिजन के बाद इन दोनों के फोटोन्स की और मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम रहे। मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी क्या कर सकते हैं कि आपके फोटोन्स और मॉलिक्यूल में जो एटम्स है ये कोलाइड करने के बाद इनकी एनर्जी में कोई भी चेंज, मतलब कोई चेंज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है उसके बेसिस पे क्वांटम थ्योरी बोलती है कि आपको ये रमन इफेक्ट और ये रमन लाइंस मिलते हैं, ओके। तो अब होता क्या है, मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो देखो यही चीज बोल रहा है कि आपका एक फोटोन्स है, आपकी लाइट से जो फोटोन्स आए, मतलब आपने जो लाइट अपने मॉलिक्यूल में डाल रखी है उससे आपको मिला फोटोन, और आपके जो मॉलिक्यूल है उससे आपको क्या मिला, एटम। मुझे यहाँ पर एटम लिखना चाहिए था, ओके। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, ऐसा कौन बोलती है, क्वांटम थ्योरी, ओके। तो इन्होंने बोला इनके बीच में कराया आपने कोलिजन। तो देखो कोलिजन आपको दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ओके। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखो इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमेशा आपको रेलेग लाइन मिलेगी, और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से एंटी स्टॉक और स्टॉक लाइन आपको मिलेगी, ओके। तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक होता क्या है मैं आपको पहले बताती हूँ, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन ये बोलता है कि जैसे आप अपने फोटोन्स को अपने मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कराएंगे, कोलाइड कराएंगे, तो कोलिजन के बाद आपको जो फोटोन्स मिलेंगे, कोलिजन के बाद भी तो आपको फोटोन्स मिलेंगे, तो इनका कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद जो आपको फोटोन्स और आपको जो मॉलिक्यूल मिले, अगर आप इनकी एनर्जी चेक करेंगे ना, तो आपको इनकी एनर्जी जो कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल और फोटोन्स थे उनकी एनर्जी से बिल्कुल इक्वल लगेंगे। यानी कि पहले फोटोन के पास, सपोज मैं बोलूं इसके पास एनर्जी थी 5 की, ओके, और इस फोटोन के पास भी आपको, और इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थी 5 की, ओके। तो इन दोनों ने कोलिजन किया, आपस में दोनों कोलाइड हुए, लेकिन कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, कुछ भी एनर्जी में चेंज नहीं आया। आपने कोलिजन के बाद देखा
अभी भी इस फोटोन की एनर्जी 5 है और इन मॉलिक्यूल की एनर्जी 5 है। इट मींस क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हुआ। तो इस टाइप की क्या कहते हैं, इस टाइप की कोलिजन को आप क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। ओके, जहां पर को क्या हुआ, आपके जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं आया। ओके, तो अगर क्वांटम थ्योरी बोलती है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स और आपके फोटोन के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ, उस केस में देखो, उस केस में जो आपको लाइन मिलती है उसी को बोलते हैं रेलेग लाइन। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके फोटोन की एनर्जी थी एच न्यू और आपके मॉलिक्यूल से क्या हुआ, जैसे आपने इस फोटोन एनर्जी को डाला जिसकी एनर्जी एच न्यू है, और आपके इस मॉलिक्यूल ने जो रेडिएशन पास करी, अगर इसकी एनर्जी भी एच न्यू है, इट मींस क्या हुआ, आपके मॉलिक्यूल और आपके फोटोन के बीच में जो कोलिजन हुआ वो एक टाइप का इलास्टिक कोलिजन था। इट मींस आपके मॉलिक्यूल और फोटोन ने कुछ भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं किया। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। इसीलिए जो एनर्जी आपके मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की गई थी, मॉलिक्यूल ने वही एनर्जी बाहर भी एक्सक्रीट की, वही एनर्जी बाहर भी स्कैटर्ड की। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर को जो कोलिजन हुआ, इस टाइप के कोलिजन से जो आपको आपके रमन स्पेक्ट्रम है, जो लाइन मिलेगी, इस लाइन को आप बोलते हैं रेलेग लाइन। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आया? यानी कि आप बोलो कि क्वांटम थ्योरी आपको बोलती है रेलेग लाइन को आप रमन लाइंस कंसीडर नहीं करते वैसे तो, बट रमन लाइन को, जो आपकी रेलेग लाइन है, इसे भी आपकी क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपके मॉलिक्यूल और आपके फोटोन के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, उस केस में आपको जो लाइन मिलेगी इसे आप बोलते हैं रेलेग लाइन। ओके, अब आप बात करते हैं अगर आपका कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, तो देखो पहले इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन ये बोलता है कि सपोज आपने क्या किया, अपने फोटोन और अपने मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन कराया। ओके, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो एनर्जी में चेंज क्या हो सकता है, मे बी आपके फोटोन्स जो है वो अपनी कुछ एनर्जी किसे दे दे, मॉलिक्यूल को दे दे, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी, और ऐसे करती हूँ, और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी चीज समझ में आए? मे बी ऐसा हो जाए कि फोटोन्स क्या करे, फोटोन्स और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी किसे दे दे, फोटोन्स को दे दे, जिसकी वजह से फोटोन्स की एनर्जी तो बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी जाएगी घट। तो यहाँ पर को देखो, अगर इस टाइप की कोलिजन होती है, इसे आप बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से आपको एंटी स्टॉक और स्टॉक लाइन देखने को मिलती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सपोज मैं आपको बोलूं, देखो मैं आपको ये वाला डायग्राम भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो रेलेग लाइन का डायग्राम मैंने फर्स्ट पे दिखाया, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनिशियली मॉलिक्यूल यह है, ये आपका वर्चुअल लेवल है। ओके, तो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर था, आपने इस मॉलिक्यूल को रेडिएशन दी एच न्यू अमाउंट की। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्साइट करेगा। तो देखो, मॉलिक्यूल को जैसे एनर्जी दी, मॉलिक्यूल एक्साइट होकर वर्चुअल लेवल पे चला गया। ओके, अब मॉलिक्यूल वर्चुअल लेवल पे तो चला गया, यानी कि अभी आपका ये फिनोमेना है कि आपने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी और मॉलिक्यूल आपका एक्साइट हो गया। अब मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है तो अभी क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और अगेन ग्राउंड स्टेट पर आएगा। तो देखो, जैसे आपका मॉलिक्यूल में यहाँ दिखा रही हूँ, अब देखो आपका मॉलिक्यूल ने एनर्जी रिलीज की, यहाँ पर देखो एनर्जी गेन की इसने, अब यहाँ से रिलीज कर रहा है। ओके, अब रिलीज भी इसने कहा कि देखो, पहले इनिशियली ये N0 स्टेट पर था, ये आपके एनर्जी लेवल्स है। आफ्टर जब इसने एनर्जी रिलीज की, अभी भी ये N0 स्टेट पे ही आया, यानी कि आपने एच न्यू अमाउंट की एनर्जी से दी और ये एच न्यू अमाउंट की एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है, तभी यही जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ। और इस केस में इस टाइप की स्कैटरिंग की वजह से जो आपको लाइन ड्रॉ करी जाएगी, इसे बोलते हैं रेलेग लाइन, यानी कि इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी अगर एच न्यू है तो स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी भी एच न्यू ही रहेगी। ओके, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ, अगर आप इसका मतलब यहाँ पर जो कोलिजन हुआ वो कौन सा हुआ, इलास्टिक। ओके, अगर अब मैं बात करूं, अगर आपका कोलिजन इनइलास्टिक हुआ, मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा दिया, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये बोल रहा कि सपोज आपने क्या किया, पहले हम स्टॉक लाइन की बात करें। देखो, यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल था। ओके, आपके मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी तो दी एच न्यू अमाउंट की, और आपका मॉलिक्यूल एच न्यू अमाउंट की एनर्जी लेके एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, वर्चुअल लेवल पे। ओके, अब आपके मॉलिक्यूल को जाना है ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि जहां से वो आया था वही स्टेट पे। वो कैसे जाएगा, एनर्जी को जब वो बाहर रिलीज करेगा तभी तो वो नीचे स्टेट पे जाएगा। अब देखो, आपका मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज तो कर रहा है, बट वो अगेन इस स्टेट पे ना जाके इस स्टेट पे ही रुक गया। इसका मतलब, अब आप देखो, पहले आप मॉलिक्यूल को देखो, पहले आपका मॉलिक्यूल क्या है, N0 लेवल पे था। अब आपका मॉलिक्यूल किस लेवल पे चले गया, N1 लेवल पे चले गया। अब आप बताइए, N0 लेवल और N1 लेवल में से कौन सा बड़ा लेवल हुआ एनर्जी के बेसिस पे? ऑब्वियस सी बात है, N1 लेवल, क्योंकि ये एनर्जी लेवल होता है, जितने ऊपर आप जाएंगे उतनी ज्यादा, इसका मतलब आपकी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, N0 की एनर्जी कम है, N1 की एनर्जी कम है। तो देखो, मॉलिक्यूल जो है वो पहले आपकी क्या है, लो एनर्जी लेवल पे था, लेकिन एनर्जी लेने के बाद
एक्साइट होने के बाद जब वो अगेन एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, अब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल की पहले एनर्जी n0 थी, अब आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी n1 है, और आपको पता है n1 और n0 में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, n1 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मॉलिक्यूल को तो बोला था, देखो सपोज मैं ऐसे बोलूं, आपका ये मॉलिक्यूल है, आपने इसे दिए थे 10 रुपए, ओके, बोला कि आप इसे लौटाओगे 10 रुपए, मतलब आपने इसे 10 रुपए दिए, मॉलिक्यूल को दिए, और बोला कि बाद में मुझे तो 10 रुपए वापस कर देना, ओके। लेकिन मॉलिक्यूल ने क्या किया, 10 रुपए तो लिए, लेकिन यहाँ पर को इसने क्या है, आपको 5 रुपए ही दिए। क्यों दिए 5 रुपए, क्यों, क्योंकि इसने 5 रुपए का घोटाला कर दिया, 5 रुपए तो इसने खुद ले लिए ना, 5 रुपए लिए तभी तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। मम्मी हंस रहे हैं। पापा, मम्मी मेरी आवाज। तू आया ही क्यों यहाँ पर अभी? दीदी हमें बैठने को आया, पहले दिन भी इज्जत नहीं दे रही है। हंस रहे हैं मुझे देख के। दीदी कब हंसा? तो देखो मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पर को क्या होगा, मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी ली, देखो पहले इसके पास 0 रुपए थे, इसने अब कितने ले लिए, 5, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, तभी तो लिए। तो देखो मॉलिक्यूल ने कितने की एनर्जी गेन की, वो की आपकी डेल्टा ई। अब देखो एनर्जी किससे ली, आपके जो आपने जो रेडिएशन डाली थी उसी से तो एनर्जी ली, आपके पास एच थी, इसने कितनी एनर्जी ले ली, डेल्टा ई। इस एनर्जी का रेंज कितना है, डेल्टा ई, मतलब आपके मॉलिक्यूल ने डेल्टा ई अमाउंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, ओके। तो देखो आपके मॉलिक्यूल ने डेल्टा ई अमाउंट की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, तो अब बची कुची तो बाहर निकालेगा, बची कुची कितनी है, एच में से आप डेल्टा ई को माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है, आपने रेडिएशन तो इतनी की दी थी, लेकिन आपके मॉलिक्यूल ने जो आपको रेडिएशन वापस कराई, जो आपकी स्कैटर्ड की, उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, आपके फोटोन्स ने, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं, आपके फोटोन्स ने आपके मॉलिक्यूल्स को, जो आपका मॉलिक्यूल है, इसको कुछ अमाउंट की एनर्जी दी, क्योंकि ये दोनों कोलाइड हुए तो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो आपके फोटोन्स ने दी आपके मॉलिक्यूल को एनर्जी, जिसकी वजह से फोटोन्स की एनर्जी कम होगी, तभी तो देखो जो आपकी रेडिएशन बाहर निकली उसकी वैल्यू कम है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हो गई। इतनी चीज समझ में, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, यही बताया था आपका क्वांटम थ्योरी ने, कितना सिंपली इन्होंने बोला कि कोलिजन आपका इनइलास्टिक होगा तो एनर्जी में चेंज होगा, मे बी आपकी फोटोन्स की एनर्जी बढ़ जाए, मे बी आपकी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाए। स्टॉक के केस में हम देख रहे हैं, आपकी मॉलिक्यूल को मैंने क्रॉस में बना दिया, ठीक है, मे बी हम देख रहे हैं कि आपने क्या इन दोनों को कोलाइड तो कराया, लेकिन कोलिजन के बाद आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो फोटोन्स की एनर्जी घट जाएगी, फोटोन्स की एनर्जी घट जाएगी तो जो रेडिएशन आपको बाहर स्कैटर्ड करी हुई मिलेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हुई वो मैंने आपको दिखाया, आपकी मॉलिक्यूल ने डेल्टा ई अमाउंट की एनर्जी ली, तो आप अपने टोटल अमाउंट में से डेल्टा ई को माइनस कर दोगे, क्योंकि उतनी अमाउंट की एनर्जी तो किसने ले ली, मॉलिक्यूल ने ले ली, ओके। अब इससे, इस टाइप के कोलिजन की वजह से, इस टाइप की इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से जो लाइन बनती है इसे आप बोलते हैं स्टॉक लाइन, ओके। अब इसी का जस्ट उल्टा है एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक क्या बोलता है कि आपका मॉलिक्यूल, देखो आपका मॉलिक्यूल को आप इनिशियली n1 लेवल पर रख रहे हैं, ओके, इसकी एनर्जी है n1, अब आपका मॉलिक्यूल ने एनर्जी ली h2 अमाउंट की और वो चला गया वर्चुअल लेवल पे, ओके। अब देखो आपके मॉलिक्यूल ने एनर्जी ली तो वो वर्चुअल लेवल पे गया, अब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, वापस स्कैटर्ड करेगा। देखो इसका स्कैटर्ड करने के बाद आपका मॉलिक्यूल जो इनिशियली क्या है, अच्छी ज्यादा एनर्जी पे प्रेजेंट था, अब वो कम एनर्जी पे चले गए, यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, पहले n1 थी, अब इसकी क्या होगी, n0। इसका मतलब जब आपके फोटोन और आपके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो मॉलिक्यूल ने अपनी कुछ एनर्जी किसको दे दी, फोटोन को, तभी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी घटी, और मॉलिक्यूल n1 लेवल से किसवें लेवल पर शिफ्ट हो गया, n0 लेवल पे। और n1 और n0 में कौन बड़ा, आपको पता है n1 लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू n0। इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, पहले n1 पे था अब n0, तो कम होगी तो इसकी एनर्जी कौन ले गया, ऑब्वियस सी बात है, फोटोन ने कोलाइड किया तो फोटोन ही तो ले जाएगा। तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल की एनर्जी कौन ले गया, फोटोन, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी तो बढ़ गई और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को बाहर फेंका उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो कितनी ज्यादा होगी, मैंने बोला ये लेवल की डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई है। आपके मॉलिक्यूल ने क्या है, डेल्टा ई अमाउंट की एनर्जी को आपके फोटोन को दे दिया, जिसकी वजह से जो आपकी रेडिएशन बाहर स्कैटर्ड हुई उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ गई, एच से क्या होगी, एच प्लस डेल्टा ई। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आपको जो स्पेक्ट्रा मिलता है वहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसी को आप बोलते हैं एंटी स्टॉक। तो यही चीज आपकी क्वांटम थ्योरी ने बोला था, कि क्वांटम थ्योरी बोल रहा है कि आपके मॉलिक्यूल और आपके फोटोन्स
के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। उसी कोलिजन के बेसिस पे कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, उसकी देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों लाइंस को आप रमन लाइन बोलते हैं और इसी इफेक्ट को बोलते हैं रमन इफेक्ट, इसको रमन लाइन नहीं बोलते। तो कोलिजन क्या है आपका, इनइलास्टिक ही कंसीडर हुआ था क्वांटम थ्योरी में। वो बोलती है कि जब आपकी फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो किसी की एनर्जी कोई ले जाएगा, किसी की एनर्जी कोई ले जाएगा, जिसकी वजह से आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपको बाहर मिलेंगी। इतनी चीज समझ में आई। इसी की वजह से आपको ये 3 लाइन, स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक लाइन और रेलेग लाइन, जो कि आपकी रमन लाइन के अंदर नहीं इंक्लूड होती है, ये आपको मिलती है। ये किसने बोला था, क्वांटम थ्योरी ने बोला था। ओके, तो मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको थ्योरी के फॉर्म में भी बताती हूँ, अब आपको बहुत सिंपली समझ में आने लगेगा। ओके, तो ये क्या बोल रहा है आप देखिए, ये बोल रहा है according to quantum theory Raman effect is considered to be a outcome of a collision between the light photon and molecule। तो वही चीज बोल रहा है according to क्या है, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका रमन इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ कोलिजन। कोलिजन किसके बीच में, आपके जो लाइट के फोटोन्स है और आपके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में कोलिजन की वजह से होता है। ओके, लेकिन क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि आपका जो कोलिजन हो रहा है उसमें आपका क्या होता है, लॉ ये क्या है, जो आपका कोलिजन है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए चलता है। यानी कि जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं उतनी एनर्जी आपको बाद में मिलेगी, यानी कि एनर्जी आपकी कंजर्व है। ओके, तो उसके लिए अगर आप इक्वेशन डिराइव करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अभी आप समझना, अभी आप कंफ्यूज मत होना। ये इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, देखो, ईपी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू आई इज इक्वल टू ई क्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू एस। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है ये आपकी इंसिडेंट रे के लिए है, ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्कैटर्ड रे के लिए है। ओके, तो ये तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, बट आगे को सुनेगा, अभी जिस इतना सुनो, ये जो पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन है, वो इंसिडेंट रे के लिए है। मतलब यहाँ पर जो ईपी है ये बोल रहा है आपकी इंसिडेंट रे जो है उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, दोनों जगह सेम है। और यहाँ पर एच मतलब हुआ फोटोन और न्यू आई मतलब है कि इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये EQ क्या है, EQ है जो आपका क्या है, कोलिजन होने के बाद जो आपकी लाइट रे मतलब जो आपकी रेडिएशन बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब सेम हो गया। एच आपका फोटोन्स हो गया, न्यू एस है जो आपकी स्कैटर्ड रे है, इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सारे वेरिएबल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब ये बोल रहा है, तो देखो अब आगे देखो, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो आपका कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर को कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आपका जो कोलिजन तो करा रहा है बट यहाँ पर को कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स क्या होगा, आपने यहाँ पर को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को क्या रखना होगा, 0। समझ में आ रहा है, ये जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर है ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाफ एम वी यहाँ से गया, हाफ एम वी यहाँ से गया, तो बचे हुए वेरिएबल्स जो बचे हैं ये ही आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए आपकी इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो आपको ऐसी मिल जाएगी। ओके, अब इस इक्वेशन को जैसा आपने सॉल्व करना है और सारी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगी। कैसे, देखो आपने क्या किया, ईपी है और यहाँ EQ है, तो आपने इस EQ को कहाँ भेज दिया, EQ के पास, जिसकी वजह से पहले ये इनिशियली पॉजिटिव के साइन में था, तो यहाँ आके किस में चले जाएगा, नेगेटिव के साइन में। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, एच न्यू आई था, लेकिन आपने यहाँ से एच न्यू एस को यहाँ भेजा, तो पॉजिटिव में था आपका एच न्यू एस, तो यहाँ जाके नेगेटिव में हो गया, लेकिन आपने एच को कांस्टेंट रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, न्यू आई और हो गया न्यू एस इज इक्वल टू ईपी, और आपका क्या हो गया, EQ। ये इक्वेशन समझ में है, जो आपके वेरिएबल्स इक्वल साइन के दूसरे साइड गए तो पॉजिटिव नेगेटिव में शिफ्ट हो गए, जिसके अंदर दोनों साइड आपका नेगेटिव साइन आया। ओके, अब आपने क्या किया, इस एच को भेज दिया इसके नीचे, देखो ये को ईपी अपॉन ईपी माइनस EQ अपॉन क्या हो गया एच। ओके, और साथ ही साथ आपने क्या किया, न्यू एस तो यहाँ ठीक है, ये माइनस न्यू आई को क्या कर दिया, इक्वल साइन के पीछे, जिसकी वजह से ये न्यू आई पॉजिटिव चार्ज में शिफ्ट हो गया। ओके, तो आपको ये फाइनल इक्वेशन मिली। इस फाइनल इक्वेशन को आपने ऐसे समझाना है, जैसे देखो ये मैं आपको रफली पूरा समझा दिया मैंने आपको कि क्या क्या होता है, इसी को थ्योरी फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा, वो भी आप इस इक्वेशन से करेंगे। इतनी चीज अभी समझ में आई। अब ये इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी ईपी और EQ वैल्यू, ईपी क्या है आपकी जो आपने रेडिएशन डाली उसकी एनर्जी, EQ क्या है जो आपकी रेडिएशन बाहर निकली उसकी एनर्जी। ओके, अगर बोल रहा है अगर आपकी किसी इस टाइप का आपको स्कैटरिंग मिल रहा है, इस टाइप का रमन स्कैटरिंग मिल रही है जिसमें आपकी ईपी और EQ की वैल्यू इक्वल है। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 0,
0/h क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी वेरिएबल 0 हो जाएगी और न्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू आई। यानी कि आप देखो, अगर आपका इफ ईपी इज इक्वल टू EQ देन आपका न्यू एस इज इक्वल टू न्यू आई। इस केस में इस टाइप का जो स्कैटरिंग आपको मिलेगा, इस केस में इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोला जाता है रेलेग स्कैटरिंग। और इस टाइप की स्कैटरिंग की वजह से जो आपको स्पेक्ट्रा में लाइन मिलता है, उस लाइन को बोलते हैं रेलेग लाइन। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी चीज, दूसरा इफेक्ट भी बहुत सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, अगर आप बोला है कि आपका जो ईपी है, आपकी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है, वो आपकी ज्यादा है कंपेयर टू EQ। ओके, आपकी जो रेडिएशन अंदर आ रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू वो उसकी जो आपकी एनर्जी बाहर, जो आपकी रेडिएशन बाहर जा रही है। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इसकी एनर्जी यानी कि न्यू एस, यानी कि जो रेडिएशन आपकी बाहर जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू वो रेडिएशन जो आपकी अंदर आ रही है, न्यू आई के कंपेयर में। उस किसकी, जो आपकी स्कैटर्ड हो रही है रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू उस रेडिएशन की जो आपकी इंसिडेंट कर रही है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आपको एंटी स्टॉक लाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये बोल रहा है इन दिस केस मॉलिक्यूल जो है वो अपनी कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा टू ए इंसिडेंट फोटोन, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी तो घट जाएगी और आपकी जो रेडिएशन बाहर आ रही है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपको लाइन मिलेगी उस लाइन को आप बोलते हैं एंटी स्टॉक। ओके, और इसी का जो उल्टा होता है वो होता है आपका स्टॉक लाइन, जिसमें क्या होता है, आपको क्या ईपी की वैल्यू क्या लगेगी, कम, और EQ की वैल्यू मिलेगी ज्यादा। अगर ऐसा हुआ तो इस केस में आपका न्यू आई क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, न्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और ऐसा होगा तो इस केस में आपको स्टॉक लाइन मिलेगी। स्टॉक लाइन के केस में क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल क्या है, कुछ अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा फोटोन से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपकी स्कैटर्ड रे है, जो आपकी रेडिएशन बाहर निकल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। और यहाँ पर को आपको जो आपका रमन स्पेक्ट्रा बनेगा, उसमें जो आपको लाइन ड्रॉ की जाएगी, इसे आप बोलेंगे स्टॉक लाइन। कितना इजी सा कॉन्सेप्ट था। तो समझा तो मैंने दिया, बट ये इस इक्वेशन के थ्रू आप चीजों को और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा एक चीज समझ में आती है हमको कि आपने कैसे क्वांटम थ्योरी की हेल्प से, क्वांटम थ्योरी किस पे बेस थी, कोलिजन के बेस पे, तो यानी कि कोलिजन के बेसिस पे आपको कैसे पता चला कि आपके तीन टाइप की लाइन आपके पास होती है, रमन सॉरी, तीन टाइप की आपकी लाइन होती है, एक होता है रेलिक, एक होता है स्टॉक, एक होता है एंटी स्टॉक। समझ में आया? समझ में आया होगा होप आपको। नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया तो मैंने जस्ट आपको समझा तो दिया, बाकी आपका जो ये थ्योरी पोर्शन है आपको पेपर पे जैसा लिखना है वो मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर को लिखा हुआ है। ओके, अगली चीज मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला कि आपकी जो क्वांटम थ्योरी है इसका एक एडवांटेज ये है कि ये आपको रमन इफेक्ट, रमन लाइन के बारे में तो बताती है, साथ ही इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन भी बताती है कि आपने तीन लाइंस पढ़ी, स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक और रेलेग लाइन। ओके, तो इन तीनों में से अगर आप इनकी इंटेंसिटी चेक करेंगे, कौन सी लाइन आपकी ज्यादा इंटेंस है, कौन कम इंटेंस है, इसके बारे में भी आपको क्वांटम थ्योरी की हेल्प से पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है, तो मैं आपको एक चीज सिंपली बोल दूं कि यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, नोट्स फॉर्म में लिखा है, जो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करिए, थ्योरी फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी मटेरियल लिख सकते हैं, मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है, ये देखो मैंने आपको क्या बोला, आपकी जो रमन लाइन है वो आपकी स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन ही होती है। ठीक है, रेलेग लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपने चेक करना है कि एंटी स्टॉक और स्टॉक लाइन में से कौन सी लाइन आपकी ज्यादा इंटेंस होती है और कौन सी कम इंटेंस होती है। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेटेड है कि, कैलकुलेटेड क्या, ये आपको मैं बता भी दूंगी कि आपकी जो स्टॉक लाइन है वो आपकी ज्यादा इंटेंस होती है कंपेयर टू एंटी स्टॉक। क्यों होती है, तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि स्टॉक लाइन के केस में जो आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो आपकी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। देखो आपका N0 लेवल है, ये आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, लेकिन एंटी स्टॉक के केस में जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो एक लेवल ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल क्या है, N1 लेवल पे प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर को पॉपुलर, देखो इंटेंस कब होगा, आपका कोई भी स्पेक्ट्रम है, आपकी जो कोई भी लाइन इंटेंस कब होती है, जब वहां पर को ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तभी तो इंटेंस होती है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर को क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यहाँ सारे लेवल्स पे, तो अगर आप यहाँ पर को नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे, एक इस लेवल पे, एक N0 लेवल पे और N1 लेवल पे। ओके, तो देखिए इन दोनों लेवल पे कहाँ ज्यादा पार्टिकल्स दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है N1 पे। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम,
यहाँ पे थोड़े कम, यहाँ उससे कम, मतलब कि जितना लेवल आपका बढ़ते रहता है पार्टिकल्स लेवल्स उतने कम होते रहते हैं। ओके, तो देखो स्टॉक के केस में क्या है, आपका क्या होता है, जो आपका पार्टिकल होता है वो आपके क्या है, स्टॉक में के केस में क्या आप सबसे लोअर एनर्जी लेवल की बात करते हैं, एंटी स्टॉक के केस पे आप थोड़े हायर एनर्जी लेवल की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टॉक के केस पे आप लोअर की बात करें तो लोअर पे क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से स्टॉक लाइन हमेशा इंटेंस आपको शो होगी कंपेयर टू एंटी स्टॉक भी होगी, बट एंटी स्टॉक के केस में अगर आप स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो स्टॉक लाइन आपको ज्यादा इंटेंस लगेगी कंपेयर टू एंटी स्टॉक। ओके, तो ये इनका बस इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही साथ मैं आपको इनका एनर्जी ऑर्डर और वेवलेंथ ऑर्डर भी दिखाती हूँ कि आपकी जो 3 लाइंस होती है, अगर आप इन्हें एनर्जी के टर्म में और वेवलेंथ के टर्म पे अरेंज करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो वेट कीजिए, मैं यहाँ पर को लिख लेती हूँ पहले। तो देखिए सबसे पहले हम एनर्जी ऑर्डर देखते हैं, एनर्जी ऑर्डर समझेंगे तो वेवलेंथ खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे अगर आप ये तीनों लाइंस को अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा एंटी स्टॉक जो आपकी लाइन होती है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू रिलेक, एंड देन रिलेक की ज्यादा होती है कंपेयर टू स्टॉक। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं एंटी स्टॉक कब बनता है, आप देखो एंटी स्टॉक के केस पे आपको पता है ना, एंटी स्टॉक के केस पे क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल क्या होता है इस लेवल पे प्रेजेंट है, और यहाँ पर से आपका मॉलिक्यूल जैसे H2 अमाउंट की एनर्जी ले रहा है तो ये एक्साइटेड हुआ, यानी कि वर्चुअल लेवल पे गया, वर्चुअल लेवल से आने के बाद आपका मॉलिक्यूल क्या है, लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल अपनी कुछ अमाउंट की एनर्जी किसे दे देता है, मॉलिक्यूल बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल आपकी कुछ अमाउंट की एनर्जी किसे दे देता है, आपकी फोटॉन्स को, जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो यहाँ से लाइट एमिट होती है, जो आपकी रेडिएशन स्कैटर्ड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से देखो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर को क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी जो यहाँ पे स्टॉक लाइन होगी, स्टॉक लाइन जिससे बनती है, स्टॉक लाइन किससे बन रही है, जो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन है उसी की वजह से तो स्टॉक एंटी स्टॉक लाइन बन रही है, तो एंटी स्टॉक की क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एंड देन देखो अगर आप समझ में आए ना एंटी स्टॉक की क्यों, क्योंकि एंटी स्टॉक के केस में आपका मॉलिक्यूल कुछ अमाउंट की एनर्जी दे रहा है, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी एडिशन हो जा रही है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल ने भी एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी की वजह से क्या होगा, एंटी स्टॉक को आप सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्डर का बताएंगे। दूसरे केस अगर रिलीग और स्टॉक की कंपेयर करेंगे तो आपको पता है स्टॉक के केस में मॉलिक्यूल कुछ अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देता नहीं है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या कर देता है, घटा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्टॉक लाइन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और रिलीग के केस में तो जितनी एनर्जी है उतनी आपको बाहर मिल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी की वैल्यू क्या है, एच न्यू प्लस डेल्टा ई, यहाँ पर को क्या है, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, और इसकी क्या है एच न्यू, तो आप देखिए एच न्यू प्लस डेल्टा ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, और यहाँ पर को देन एच न्यू, और यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू माइनस डेल्टा ई, इतनी चीज समझ में आए, इसलिए एंटी स्टॉक की एनर्जी सबसे ज्यादा, देन रिलीक, एंड देन लास्ट में स्टॉक। ओके, और अगर आप वेवलेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ, तो स्टॉक लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और रिलेक की उसके बाद एंटी स्टॉक की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा है। तो यही था आपका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप आपको समझ में आया होगा, मैंने ट्राई किया कि आपको मैं समझा सकूं। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।